गाइस, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। फिजिकल केमिस्ट्री चालू था, सरफेस केमिस्ट्री के सबसे अहम टॉपिक को कर लिया था। कैटालिस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले ली, लेकिन कैटालिस्ट की जो फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, वो प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना बाकी था। क्लियर। लेकिन एक बात आपको बताना है, ये टॉपिक चालू करने से पहले रिसेंट बिफोर 2-3 डेज एक बच्चे का मेरे पे कॉल आया था और मुझे बताया भी था कि सर एक टॉपिक आपका जो है बीच में छूट गया है। रियली अप्रिशिएबल है उस लड़के को कि वो सही में एनसीईआरटी में से देख के प्रॉपरली पढ़ रहा है। जो टॉपिक हमारा बीच का एक रह गया है गलती से, वो उसने मुझे रिमेम्बर करवाया। थैंक्स टू दैट स्टूडेंट। एक्चुअली मुझे पक्का नाम तो याद नहीं है, शायद केविन नाम था उसका, लेकिन अच्छी तरीके से उसने जो भी चीज बताई कि सर आपने जो एड्जॉर्प्शन पढ़ाया था सरफेस सॉलिड की सरफेस पे गैसियस का एड्जॉर्प्शन पढ़ा है, लेकिन लिक्विड और सॉल्यूशन फेज का जो है वो मुझे पता नहीं चला एक्चुअल में। तो फिर मुझे याद आया कि वो टॉपिक एक साथ में लेना रह गया था, क्योंकि हमारा जो सेशन था थोड़ा लंबा हो गया था, लास्ट सेशन था वो, इसलिए। ठीक है, तो पहले हम वो कंप्लीट कर देते हैं। एक्चुअल में वहां पे एक चीज आपको पढ़ाना रह गई थी कि जब सॉल्यूशन फेज अगर मेरे पास होता है, क्लियर ना, एज एड्जॉर्बेंट की सरफेस मेरे पास सॉलिड होती है, तो उसके ऊपर जब हम गैसियस को एड्जॉर्ब करवाते हैं तो उसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। इवन फिजिक्स ऑप्शन पढ़ लिया, केमिस्ट्री ऑप्शन पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स पढ़ लिए। पर जब सॉल्यूशन फेज, या तो हम कह सकते हैं लिक्विड फेज मेरे पास है जिसके अंदर हमने पानी डाला हुआ है, तो वो एक्वियस फेज हो गया, मतलब कि एक टाइप का सॉल्यूशन ही हो गया। तो जब सॉल्यूशन फेज मेरे पास है या जब मेरे पास लिक्विड फेज है, तब एक्चुअल में क्या होता है। तो इस कंडीशन के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। आपको डिटेल में तो वो पढ़ना नहीं है, आपको डायरेक्ट ही वो याद रखना है कि मैं डिटेल आपको बता देता हूं बाद में, लेकिन पहले फॉर्मूला देख लीजिए। आपका जो फ्रुनलिच आइसोथर्म था, वो फ्रुनलिच आइसोथर्म एक्चुअल में क्या कहता था कि x/m की वैल्यू, फ्रुनलिच आइसोथर्म ये कह रहा था कि x/m की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रेशर के ऊपर। रेडी। और अकॉर्डिंग टू फ्रुनलिच, ये जो था वो हमारा फ्रुनलिच का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म था, और हमारा जो लैंगम्यूर का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म था वो ऐसा था that AP divided by 1 plus BP, क्लियर ना, AP divided by 1 plus BP, where P stands for pressure। रेडी ना। तो ये हमारा था वो लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म था। रेडी। तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसके अंदर ये चीज पता चली कि जब फेज होता है वो सॉल्यूशन फेज होता है, चाहे एक्वियस आप उसको ले सकते हो, चाहे आप उसको लिक्विड भी ले सकते हो। क्लियर। रेडी। एक्वियस ले सकते हो, लिक्विड ले सकते हो, उसको सॉल्यूशन फेज कह सकते हो। जब ऐसा फेज, ऐसा कोई स्टेट हमारी सॉलिड की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्बेट के फॉर्म में एड्जॉर्ब होता है, तब हम इस प्रेशर की जगह पे एक्चुअल में लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्या लेते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। आपको ये चीज डायरेक्टली याद रखनी है। यहाँ पे जो आपको प्रेशर बताया गया है, वो प्रेशर की जगह पे आप लोगों को सीधा क्या याद रखना है? कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि जब सॉल्यूशन फेज की बात चल रही हो, जब फेज कौन सा चल रहा हो, सॉल्यूशन फेज की जब हमारे पास बात चल रही हो, तब आपको ये फॉर्मूला जो है वो कैसे लिखने हैं, दैट x/m इज इक्वल टू kc⁻1/n। रेडी। इस बात का ध्यान रखना, x/m इज इक्वल टू kc⁻1/n। अब इसको आपको फर्दर अगर डिराइव करना हो ग्राफ के फॉर्म में तो भी आप कर सकते हो। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आप लॉग ले लीजिए। log x/m इज इक्वल टू log k प्लस log c रेज टू 1/n, जो कि पावर में है इसलिए आगे आ जाएगा 1/n log c log k इज इक्वल टू log x/m। क्लियर ना। ये फर्दर डेरिवेशन है, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो इसके मदद से भी आप कर सकते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से। क्लियर। वो आप पे डिपेंड है, पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो n है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, ये n की वैल्यू नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट के ऊपर डिपेंड करती है, और c जो है वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा किसका? एड्जॉर्बेट का। एड्जॉर्बेट का कॉन्सेंट्रेशन होगा जो C हमारा है वो, बराबर। और सेम थिंग अगर मुझे ये फॉर्मूला अगर लिखना हो, ये अगर सॉल्यूशन की बात चल रही है तो ये तो मैंने लिख दिया किसके लिए? फ्रुनलिच के लिए। जब सॉल्यूशन फेज एज एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब हो रहा है तब की बात है ये, बराबर। तो फ्रुनलिच का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म in the case of solution phase, solution adsorbate when adsorb on solid adsorbent,
At the time x by m is equal to Kc raised to 1 by n, we can write, and C is equal to concentration at the time. Done. Now second one, x by m is equal to AP divided by 1 plus BP. This is the Langmuir isotherm according to pressure, based on pressure. But now solution phase जब हमारा है एडजॉर्बेट और हम उसको एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब करवा रहे हैं, तब यहाँ पे प्रेशर जो है वो हटके वहां पे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन. क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन. क्लियर? तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखने हैं. क्लियर? ये है वो भी आपका लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, बट वेयर our adsorbate is in solution phase or in liquid phase. क्लियर? ये आपको डायरेक्ट याद ही रखना है, पर एक्चुअल में ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था. एसिटिक एसिड एक लिया गया, हमारा एक सॉलिड एडसोर्बेट लिया गया, सॉलिड के एडसोर्बेट के ऊपर एसिटिक एसिड को क्या एडसॉर्ब करवाया गया, और उस एडसॉर्ब करवाने के बाद उनको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन मिले, और उनके अंदर से एक ऑब्जर्वेशन निकल के ये आ रहा था कि हमने जो एसिटिक एसिड लिया है, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो वही था कि सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो हमको पता ही है, सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना एडसॉर्प्शन बढ़ेगा. पर सरफेस एरिया बढ़ाने के साथ साथ कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंडेंसी मालूम हो रही थी कि भाई कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाते जाते हो तो भी एडसॉर्प्शन बढ़ रहा है, और कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाते हो तो भी हमारा जो एडसॉर्प्शन है वो कम हो रहा है. मतलब कि एक चीज वहां पे ये भी निकल के बाहर आई थी कि जब सॉल्यूशन फेज या तो लिक्विड फेज जब हमारे सॉलिड एडसोर्बेट के ऊपर जब एडसॉर्ब होता है, तब कंसंट्रेशन मेन पार्ट रहता है. उसके अंदर कंसंट्रेशन का जो रोल है वो मेन रहता है, वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है हमारा एडसोर्बेट उसकी कंसंट्रेशन कितनी है. क्लियर? समझ में आई बात? तो इस बात को खास ध्यान रखिएगा. ये टॉपिक हमारा बीच में रह गया था, आज मैंने उसको कंप्लीट कर दिया है. आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर. आखिरी सेशन के अंदर हमने कैटालिस्ट खत्म कर दिया था. आखिरी सेशन के अंदर हमने कैटालिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली. कैटालिस्ट होता क्या है, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली, दोनों को डिफरेंशिएट भी कर दिया था. रेडी? अब उस कैटालिस्ट जो है उसकी प्रॉपर हमें कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. क्लियर? उसके अंदर से एमसीक्यू भी उतने निकल सकते हैं और वो खुद क्वेश्चन भी हमारे स्टेट बोर्ड के अंदर आ सकता है. बराबर? तो ध्यान रखिएगा खास. आज जो है हमें एंजाइम्स के बारे में भी जानना है, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है. कैटालिस्ट जो हमने पढ़ लिया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बाकी रखी थी वो भी खत्म करनी है, और एंजाइम्स का मैकेनिज्म भी पढ़ना है. तो आज का सेशन भी थोड़ा लंबा होने वाला है. ठीक है? सारी चीजों को नोट डाउन करते जाइएगा अच्छी तरीके से. चलिए चालू करते हैं आज का टॉपिक. कैटालिस्ट जो है वो कैटालिस्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है हमें. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं. चलिए, हमने सबसे पहले तो कैटालिस्ट के बारे में ये जान लिया कि कैटालिस्ट जो होता है टोटल उसकी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़नी है. बराबर? वो 6 to 6 कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा. हर एक कैरेक्टरिस्टिक को मैं यहाँ पे लिखूंगा और उसका एग्जांपल भी साथ में लिख के समझाता जाऊंगा. आपको उसी तरीके से याद रखना है. क्लियर? और आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसी तरीके से आपको प्रॉपर डिराइव भी करना है. रेडी? तो और याद रखना, जिस तरीके से सिखा रहा हूं वैसे पढ़ोगे तो अभी के अभी सब कुछ याद हो जाएगा. 6 की 6 कैरेक्टरिस्टिक. देखिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है उसकी वो होता है कि हमारा जो कैटालिस्ट है वो रीजनरेट होता है. हमारा जो कैटालिस्ट है वो रीजनरेट होता है, मतलब कि वो रीजनरेटेड होता है. उसका जो नेचर होता है वो रीजनरेट होता है ना. हमने कैटालिस्ट की डेफिनेशन में ही वो कहा था कि कैटालिस्ट वो प्रोसेस में टेक पार्ट नहीं करता बल्कि प्रोसेस को स्पीड देता है, और अगर टेक पार्ट ही नहीं करता है तो फिर प्रोसेस के अंत में हमें वापस मिलना चाहिए. क्लियर? एक्चुअल में डेफिनेशन के अंदर ऐसा कहा जाता है कि वो प्रोसेस के अंदर टेक पार्ट नहीं करता, पर वो प्रोसेस में टेक पार्ट भी करता है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाता है, लेकिन एंड ऑफ रिएक्शन हमें क्या मिल जाता है, वो वापस मिल जाता है. इसलिए हम ऐसा कह देते हैं कि भाई वो उसने प्रोसेस में टेक पार्ट नहीं किया. बराबर? टेक पार्ट किए बिना तो वो प्रोसेस को स्पीड भी नहीं दे सकता ना, पर हम लिखते ऐसा है कि उन्होंने टेक पार्ट नहीं किया क्योंकि अंत में हमें वो वापस मिल गया. रेडी? तो कैसा होता है मैकेनिज्म थोड़ा समझ लीजिए. पहले नॉर्मली मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपको एग्जांपल देके समझाता हूं. कैटालिस्ट कैन, पहले तो समझ लीजिए कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे. कैटालिस्ट कैन रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन. कैटालिस्ट जो है वो अंत के अंदर हमें रीजनरेट होकर वापस मिल जाता है. रिएक्शन जैसे ही खत्म होता है वैसे ही वो हमें एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें क्या मिल जाएगा,
वापस मिल जाएगा। रेडी? तो रीजनरेटेड, अब समझिए एक्चुअल में जब रिएक्टेंट जो है, मेरा ये रिएक्टेंट है, उसके साथ जब मैंने कैटालिस्ट को मिक्स किया, मेरा रिएक्टेंट था, मुझे प्रोसेस में फटाफट प्रोडक्ट चाहिए थी तो मैंने कैटालिस्ट डाला। क्लियर? तो कैटालिस्ट और रिएक्टेंट दोनों मिलके सबसे पहले एक प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का मिक्सचर फॉर्म, क्या उसका एक प्रकार का वो क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। समझना अच्छी तरीके से, जो बता रहा हूं और लिखते रहना साथ में। क्या रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये दोनों तब्दील हो जाएंगे किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। किसके अंदर तब्दील हो जाएंगे? प्रोडक्ट के अंदर। समझना, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट में मिक्स हुआ, एक कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए और प्रोडक्ट में से जो हमारा कैटालिस्ट था वो बाहर आ गया। एक्चुअल में यहाँ पे जो प्रोडक्ट होती है ना, वो प्रोडक्ट भी हमारा, जैसे रिएक्टेंट कैटालिस्ट का मिक्सचर है, वैसे यहाँ पे प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट और कैटालिस्ट का मिक्सचर होता है। रेडी? जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट कैटालिस्ट हुआ तो प्रोडक्ट जो है, सॉरी ये जो है उसने प्रोसेस की और प्रोसेस करते 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 ये जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया किसमें? हमारे प्रोडक्ट में। कैटालिस्ट तो साथ में तब भी होगा, यानी कि हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट और कैटालिस्ट दोनों साथ में है और आखिर में हमारा कैटालिस्ट और हमारी प्रोडक्ट अलग हो गई, मतलब कि हमें रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट भी मिल गई और साथ में हमारा जो कैटालिस्ट था वो हमें एज इट इज रीजनरेट फॉर्म में, यानी कि एज इट इज हमें जो हमारा इनिशियल फॉर्म था वैसे ही फॉर्म में वापस हमें क्या हो गया? मिल गया, मतलब कि वो रीजनरेट हो गया, जैसा डाला था वैसा का वैसा हमें यहाँ पे देखिए वापस मिल गया। रेडी? एक बेस्ट एग्जांपल हमने जो लिया था उसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूं मैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन विथ रिएक्टेड विथ डाइऑक्सीजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ डाइऑक्सीजन गैस फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका एक एग्जांपल हमने पढ़ा था। क्लियर ना? इसको बैलेंस कर देते हैं, 2 3 6 4 6 बैलेंस, डन। क्लियर? तो इस रिएक्शन के अंदर हमने कैटालिस्ट यूज किया था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कह लेते हैं। अब ये जो है ना वो हमारा फाइनल रिएक्शन है। क्लियर? इसका मैकेनिज्म एक्चुअल में कैसे होता है समझ लीजिए। इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि सबसे पहले हमारा जो ये कैटालिस्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो यहाँ प्रोसेस करता है किसके साथ? सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। मैकेनिज्म समझिएगा, मैं आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूँ यहाँ पे, सारी चीजों को नोट डाउन करना, 6 के 6 पॉइंट। क्लियर? याद रहना अच्छी तरीके से। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड सबसे पहले प्रोसेस करेगा हमारे कैटालिस्ट के साथ, मतलब कि मैंने कहा था वैसे रिएक्टेंट और कैटालिस्ट मिक्स होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे उन दोनों का मिक्सचर फॉर्म वाला एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऐसा एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। ये जो है ना ऑक्सीजन, ये जो डाई नाइट्रोजन है उसमें से एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिल जाता है और हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड का एक नॉर्मल फॉर्म मिलता है। क्लियर? सेकंड मैकेनिज्म में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म जनरेट हो गया। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से हमारा ये जो भाई कैटालिस्ट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्टेंट जो था वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। क्लियर? और उस वक्त हमारे प्रोडक्ट के साथ भी कैटालिस्ट जुड़ा होता है। वो कैटालिस्ट जो है NO, वो हमारे दूसरे रिएक्टेंट के साथ प्रोसेस करेगा, लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्सीजन के साथ, और क्या बना देगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बना देगा? यानी कि इसने देखो 2 बार प्रोसेस की, यहां भी प्रोसेस की, यहां भी प्रोसेस की। बराबर? समझना, हर एक रिएक्शन के अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। आपको मैकेनिज्म नहीं आपको एग्जाम के अंदर लिखना है, लेकिन एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। क्लियर? बाकी हर एक के मैकेनिज्म अलग अलग होते हैं। तो SO2 जब NO2 के साथ प्रोसेस करता है तब SO3 और NO बना देता है। बैलेंसिंग आप लोग बाद में देख लीजिएगा। और उस वक्त यहाँ पे जो NO है वो NO इस O2 के साथ प्रोसेस करके क्या बना देगा? NO2। अब जब हम रिएक्शन के फाइनल रिएक्शन को लिखते हैं तब होता क्या है, देखिए NO2 सामने सामने कट, NO सामने सामने कट, यानी क्या मिला? SO2 प्लस O2 gives SO3 देन आफ्टर बैलेंसिंग, यानी हमें अपना जो प्रोडक्ट था वो मिल गया। और आखिर में ये जो NO O2 NO और NO2 जो हमने कट किया वो रिएक्शन के लिए कट किया, लेकिन आखिर में तो हमें इसके साथ क्या अलग प्रोसेस में मिल ही जाता है। बराबर? तो ये उसका मैकेनिज्म है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दिमाग में बैठ गई क्या? कैटालिस्ट कैन रीजनरेट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट जो है वो हमें रिएक्शन के एंड में वापस मिल जाते हैं एज इट इज, जैसा हमें चाहिए वैसा हमें यहाँ पे वापस मिल जाता है। समझ में आई बात? खास। चलिए इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं।
पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये भी खास लिख लीजिएगा, इसको खास लिख लीजिए और इस बात को भी लिख लीजिए। इसको थोड़ा बड़ा इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये बहुत काम की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि यही हमें डेफिनेशन समझाती है। क्लियर? बाकी की जो चीजें वो तो मैं आपको समझाने वाला हूँ, रेडी? लेकिन फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर उसके बाद पूरा बॉडी वर्क नया आएगा। लीजिए। सो चलिए गाइस, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका वो चालू करते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिस्ट। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आपको ये जानना है कि जो हमारा जैसे कि हमने बात की कि भाई हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। तो कैटालिस्ट को लेके एक बात दिमाग में हमें निकलनी चाहिए कि कैटालिस्ट जो है वो स्पीड बहुत जबरदस्त बढ़ा देता है। क्लियर ना? हमने ये चीज पढ़ी कि बहुत ही फास्ट स्पीड कर देता है रिएक्शन की, और हमें रिएक्शन को हमारे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमें फटाफट से मिल जाती है। रेडी? तो वो प्रोडक्ट हमें फटाफट से मिलती है तो वो तो एक ही टाइप का जब, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन हो रहा है तभी की बात है। लेकिन जब रिवर्स भी रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, मतलब हमारा जब रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है हमारा रिएक्शन? जब क्या है, रिवर्सिबल, जब हमारे पास रिएक्शन है, तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट की इफेक्ट क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये जो कैटालिस्ट है, वो कैटालिस्ट, आपको इस बात को ध्यान रखना है खास, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमारा जो कैटालिस्ट होता है वो कैटालिस्ट, उसकी जो इफेक्ट होती है ऑन बोथ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन एंड बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है वो दोनों के ऊपर कैटालिस्ट की इक्वल इफेक्ट होती है। क्लियर? ये हमारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों रिएक्शन के ऊपर जो हमारा कैटालिस्ट होता है वो कैटालिस्ट की जो इफेक्ट होती है वो क्या होती है, इक्वल रहती है। कोई भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से हम हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रही है, प्रोडक्ट के अंदर हमने कुछ सुइटेबल चेंज नहीं किया तो वापस प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट मिल जाएगा। क्लियर? तो अगर ऐसी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो दोनों साइड, फॉरवर्ड का जो रेट है वहां पे और बैकवर्ड का जो रेट है वहां पे, दोनों साइड वो कैटालिस्ट होगा वो सेम इफेक्ट देगा। एक एग्जांपल, जैसे कि भाई फॉरवर्ड का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जैसे कि मैं बात करता हूं उसको मैं आरएफ कहता हूं और आरएस को मैं आरबी कहता हूं बैकवर्ड के लिए। क्लियर? रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे जैसे कि 5 है, यहाँ पे वैसे कि ये 8 है। क्लियर ना? रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड वो 5 है, बैकवर्ड के लिए 8 है, तो कैटालिस्ट इफेक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे 3 की इफेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे भी वो 3 की इफेक्ट करेगा, चाहे फिर हमारा जो टोटल रेट ऑफ रिएक्शन है वो बदल जाए, पर हमारा जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट ने जो इफेक्ट किया, यहाँ पे देखिए ये कैटालिस्ट ने जो इफेक्ट किया वो इफेक्ट में कोई चेंज आएगा नहीं। यानी कि ये हमारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बनेगी। क्या? रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन कैटालिस्ट अप्लाई सेम इफेक्ट ऑन बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमारा जो कैटालिस्ट है वो सेम इफेक्ट दिखाएगा, किसके अंदर? रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। इस बात को खास ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की ओर जाते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, अब समझिए, इसको समझना बहुत इजी है कि उसका एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है। हमने कैटालिस्ट के बारे में एक चीज समझ ली कि कैटालिस्ट जो होता है वो हमें स्पीड में रिएक्शन करके हमें स्पीड में प्रोडक्ट दे देता है। सबका मेन हमारा जो ये मेन जो हमारा बात करते हैं स्टेटमेंट यही रहेगा कि वो फटाफट से हमें प्रोडक्ट देता है। तो उसके पीछे के रीजन क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक रीजन में लिखा, तो उसके इंसर्ट फर्दर हमें केसेस कौन से देखने मिलते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन वाला मिल गया। जैसे कि अब तीसरा जो है उसके अंदर हमें क्या है कि भाई ऐसा तो क्या होता है कि वो फटाफट से हमें प्रोडक्ट दे देता है। तो एक्चुअल में क्या प्रोसेस क्या होती है, आपको मैं ग्राफिकली समझाता हूँ। ग्राफिकली समझने से पहले आपको मैं एक नॉर्मली बात बताता हूँ कि जैसे कि ये जो है, जैसे कि ये आपका घर है, समझना, ये आपका घर है और ये जो है आपका प्लेग्राउंड है। ये आपका घर है, ये आपका प्लेग्राउंड है। क्लियर? अब आपको प्लेग्राउंड में जाना हो तो उसका रास्ता जो है वो यहां से यहां जाता है। ये जो है वो आपके प्लेग्राउंड तक का, ये जो है ना वो आपका प्लेग्राउंड है, ये आपका घर है। यहां से आपको खेलने के लिए जाना हो तो सब ऐसे घूम के जाना पड़ता है, बीच में कोई रास्ता है नहीं, बराबर? तो क्या करोगे आप लोग? घूम के ही जाओगे, सीधी सी बात है। जाना तो है, खेलना तो किसे पसंद नहीं होगा, सब खेलने तो जाएगी। यानी यहां से वो आप लोग जाओगे तो कहां तक जाओगे? ऐसे घूम के जाओगे। पर अचानक से गवर्नमेंट जाग उठी और यहाँ पे बीच में एक मस्त रोड बना दिया आपके लिए, एक अच्छा सा आपके लिए यहाँ पे उन्होंने पाथ प्रोवाइड कर दिया। क्या कर दिया? पाथ प्रोवाइड कर दिया। तो अब क्या करोगे? अब यहाँ से कोई जाएगा नहीं, अब कहां से जाएगा? यहीं से ही जाएगा, सीधी बात है ना।
यानी कि यहाँ से जाने की वजह से आपके अंदर जो एनर्जी थी, वो एनर्जी जो यूज ज्यादा होती थी वो यहाँ पे कम यूज होगी, यानी आप यहाँ से यहाँ आसानी से पहुंच जाओगे। मतलब कि आपको एक नया क्या मिल गया, पाथ मिल गया ना। तो हमारी जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वही कैरेक्टरिस्टिक है क्या, कैटालिस्ट मेक suitable path, catalyst make suitable path for getting product और for forming प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए कैटालिस्ट जो है वो क्या बना देता है, एक सुइटेबल रास्ता बना देता है, एक प्रॉपर पाथ बना देता है। क्लियर? वो पाथ एक्चुअल में किस तरीके से बनता है ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेकिन मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ, आपको सब कुछ क्लियर बैठ जाएगा। फॉर एन एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो पेरोक्साइड हमारा है वो लाइक H2O2 जो है वो H2O2, उसको मुझे डिकम्पोज करना हो, मैं नॉर्मली बात करूं तो H2 + O2 में डिकम्पोजिशन होता है, बराबर ना, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन ये जो टाइम लग जाता है वो बात है, अब उसको टाइम मुझे नहीं लगाना है तो मैं उसके अंदर, आपको मैंने पढ़ाया था, हम आयोडाइड आयन को एज अ कैटालिस्ट यूज करें तो हमको फटाफट से वो रिएक्शन मिल जाता है। इसको हम बैलेंस कर देते हैं, 4 2 to the 4 2 to the 4, सॉरी बैलेंस कंडीशन में ही है, पेरोक्साइड है इसलिए, तो बराबर। चलिए, तो इस प्रोसेस के अंदर देखिए हमने ये कैटालिस्ट डाल दिया। अब एक्चुअल में जब ये प्रोसेस होती है ना, तब यहाँ पे क्या होता है, इनका जो एक बैरियर होता है, मैंने आपको वो चीज पढ़ाई हुई थी, ये चीज हमने ग्राफ के अंदर पढ़ी थी कि ये है ना एक ऐसा बैरियर है जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। ये भाई जो है ना इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि इसको तोड़ने के लिए उसकी उस सीमा तक जाना पड़ेगा जिस सीमा तक वो भाई अपनी ताकत बनाए रखे। क्लियर ना? जैसे किसी राजा को हराना हो तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके जो सैनिक है उसको मारने पड़ेंगे, उसके बाद सेनापति को मारना पड़ेगा, उसके बाद राजा तक पहुंचेंगे ना, फिर राजा को हराएंगे, फिर हम आसानी से क्या कर लेंगे, उस राज्य पे अपना कब्जा कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे ऐसी बात होती है, ये जो है ना उसका एक प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल होता है जिसको हम हायर एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कहते हैं। यहां तक ये भाई की ताकत यहां तक है, तो हम यहां से शुरू करते हैं, उसको तोड़ते 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 यहां तक आ जाते हैं। तो हमें यहां तक आते आते जैसे कि 76 किलो जूल जितनी एनर्जी देनी पड़ती है इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए। जो बैरियर किसका है, हाईली एक्टिवेशन एनर्जी, लिख देता हूं मैं, हाईली एक्टिवेशन एनर्जी का ये जो है वो क्या है, बैरियर है, इसको हमें तोड़ना पड़ता है और वो तोड़ के फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये कैटालिस्ट क्या करता है, ये कैटालिस्ट जो है ना इस बैरियर को बहुत नीचे ले आता है, यहां पे ले आता है ऐसे सीधा, जैसे कि लिया 56 किलो जूल पर मोल, तो यहाँ पे ना ये हो जाएगा हमारा हाईली एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर। अब सोचो पहले इतनी एनर्जी लग रही थी, आप लोग यहाँ से घूम के जा रहे थे तो एनर्जी ज्यादा लग रही थी आपको, अब आप लोग सीधे जा रहे हो एनर्जी कम लगेगी, सीधी बात है। यहाँ से आप घूमते 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 यहाँ पहुंचोगे तब तक तो थक जाओगे, यानी कम टाइम स्पेंड कर पाओगे खेलने के लिए, और यहाँ पे फटाक से पहुंच गए मतलब कि आप ज्यादा टाइम तक प्रॉपर खेल पाओगे। सीधी बात है ना, खेलना नहीं है, बहुत खेलने मत जाना। तो कहने का मतलब ये जो है ये पार्ट, इसके अंदर यहां तक जाने के लिए यहाँ एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है, देखिए एनर्जी हो रही है ज्यादा वेस्ट 76 किलो जूल, और ये जो है कम एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है वो 56 किलो जूल जितना ही है। तो कब, जब हमने क्या डाल दिया, कोई कैटालिस्ट डाल दिया। तो कैटालिस्ट करता क्या है एक्चुअल में, कैटालिस्ट मेक सुटेबल पाथ फॉर गेटिंग प्रोडक्ट को गेट करने के लिए, प्रोडक्ट को हमारे पास आने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये हमें क्या देता है, सुटेबल पाथ प्रोवाइड कर देता है। आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ इस प्रकार का ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से हमारा रिएक्टेंट चालू हुआ है और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट हमें मिल गया है। क्लियर? ये एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है। आप ऐसे भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, जैसे आपको समझ में आए, इसलिए मैंने आपको ये प्रॉपर तरीका समझाया है। आपको तुरंत ऐसा दिमाग में बैठ जाए कि भाई ये पाथ प्रोवाइड करता है, एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है, ये एग्जांपल तो आपको दिमाग से जा ही नहीं सकता। रेडी? तो ये जो है वो आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, क्या, कैटालिस्ट मेक सुटेबल पाथ फॉर गेटिंग प्रोडक्ट। रेडी? प्रोडक्ट को हमारे पास बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सुटेबल रास्ता होता है वो रास्ता बना देता है, और एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको क्या करता है, कम कर देता है। रेडी? याद रखना। तीसरी, उसके बाद चौथी कैरेक्टरिस्टिक, एक्चुअल में चौथी कैरेक्टरिस्टिक आप इसी के अंदर लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, सेकंड के अंदर आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मैंने उसको अलग कर दिया है। ये जो है ना वो हमारे इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता है। हम जनरली ऐसा सोचते हैं ना, इक्विलिब्रियम जो है वो
और पहले आ जाएगा या बाद में होगा, पर यहाँ पे इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई चेंज नहीं आता। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आ सकता, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों नहीं? इक्विलिब्रियम जो है उसके अंदर चेंज नहीं आने का रीजन क्या, आपको मैं एक बात समझाता हूं सीधी, और सबसे यही वाला एग्जांपल देके समझा देता हूं कि भाई ये आपका घर है, ये आपका प्लेग्राउंड है, क्लियर? यहाँ पे वापिस आपके फ्रेंड का घर है, कोई भी हो, व्हाटएवर, रेडी? अब यहां से आपको स्कूल तक जाना है, माफ कीजिए, आपको प्लेग्राउंड तक जाना है, और यहां तक आपको प्लेग्राउंड तक जाना है। ये आपका घर है, ये भी घर समझो आपका ही है ये भी, और ये आपका प्लेग्राउंड है, क्लियर? आप यहाँ आ रहे हो और यहाँ आ रहे हो। ये जो है जो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, हमारी ये क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है, समझना। अब आप यहाँ पहुंच रहे हो, रास्ता सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, यहां से यहां पर ये डिस्टेंस भी सेम है, मतलब कि जो फॉरवर्ड है और रिवर्स है वो दोनों, जो इक्विलिब्रियम तक आने के जो पॉइंट है वो दोनों जो प्रोसेस है वो क्या है? सेम। अब मैंने जैसे ही कैटालिस्ट डाल दिया, मतलब क्या? आप यहां से यहां पहले जा रहे थे पैदल, आप ये भाई यहां से यहां आ रहा था चलते चलते, आप भी चलते चलते जा रहे थे, ये भी चलते चलते आ रहा था। अब समझो इसको लिफ्ट मिल गई कोई, तो इसको भी सामने लिफ्ट मिल गई, मतलब कि दोनों को लिफ्ट मिल गई। मैंने क्या कहा यहाँ पे? दोनों को सेम इफेक्ट मिलती है, रेडी ना? कैटालिस्ट दोनों के ऊपर सेम इफेक्ट करता है। इसको भी लिफ्ट मिल गई, इसको भी लिफ्ट मिल गई, तो लिफ्ट मिल गई मतलब दोनों स्पीड से प्लेग्राउंड की तरफ आ जाएंगे, दोनों एक साथ आ जाएंगे। क्या इक्विलिब्रियम अपनी जगह से हिलेगा? क्या ये प्लेग्राउंड हिल जाएगा अपनी जगह से? वो तो वही रहेगा ना। क्यों? क्योंकि भाई आप भी उतनी स्पीड से आ रहे हो, तो सामने वो भाई भी उतनी स्पीड से आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आप चल के आ रहे हो और वो गाड़ी में आ रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि जो कैटालिस्ट हमने डाला है वो सेम इफेक्ट कर रहा है, मतलब कि लिफ्ट मिली है पर दोनों को मिली है, यानी कि ये यहां पहुंचने में और ये यहां पहुंचने में जो टाइम लगाएगा वो सेम रहेगा, यानी कि हमारी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसमें चेंज नहीं आएगा। हाँ, हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो हमें बहुत ही क्विक, यानी कि बहुत ही स्पीड से मिल जाएगा। वो तो बात बनेगी ना, वो सीधी बात है कि भाई इक्विलिब्रियम तुरंत मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले हम स्लो रिएक्शन करवा रहे थे, अब हम फास्ट रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम वहीं पे रहेगा लेकिन मिलेगा स्पीड से। क्लियर? हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम हमें क्या रहेगा? स्पीड से मिलेगा। समझ में आई बात? इक्विलिब्रियम हमें स्पीड से मिलेगा पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कोई चेंज आएगा नहीं। एग्जाम्पल है ना, उस एग्जाम्पल्स को याद रखना, सारी बातें यहीं के यहीं याद रखवा दूंगा, पर आपको प्रॉपर फोकस रखना होगा और साथ में लिखते जाना होगा। हर बार मैंने कहा था आपको लिखते जाइए पूरा वीडियो, साथ में नोट डाउन करते जाइए, उसके बाद खत्म होने के बाद 1.50 1.75 की स्पीड से पूरा वीडियो वापस देखिए, सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा, रिकैप हो जाएगा। चलिए, समझ में आई बात? तो हमारा ये फोर्थ पॉइंट हो गया, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हो गई इक्विलिब्रियम की, सॉरी माफ कीजिए, कैटालिस्ट की, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर जहां पे कोई चेंज नहीं आता है। चलिए, उसके बाद फिफ्थ नंबर। अब देखिए, हमने रिवर्सिबल एक्शन लिया, इक्विलिब्रियम कंडीशन लिया, आपको पता चल गया, पार्ट दिखा रहा है। मैंने आपको शुरुआत में ऐसा लिखा कि भाई जो रिएक्टेंट होता है वो कैटालिस्ट के साथ मिक्स होके ये दोनों का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, रेडी ना? और फिर हमें उस कॉम्प्लेक्स में से प्रोडक्ट मिल जाती है और उस प्रोडक्ट में से वापस कैटालिस्ट अलग हो जाता है, मतलब कि हमारे पास जो रिएक्टेंट था वो रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट भी मिल जाती है और आखिर में हमें अपना कैटालिस्ट भी मिल जाता है, रेडी? ये चीज मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे एक्चुअल में एक बात, एक कैरेक्टरिस्टिक आपको ये लिखनी है, कैटालिस्ट जो है ना वो खुद की एनर्जी रखता है। कैटालिस्ट जो है वो खुद की एनर्जी रखता है, वो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता है। क्या? ये खास ध्यान रखना, क्या? नो इफेक्ट ऑन रिएक्टेंट, नो इफेक्ट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एनर्जी, और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एंड एनर्जी। क्लियर ना? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के ऊपर हमारा कैटालिस्ट कोई इफेक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि भाई उसने रिएक्टेंट की एनर्जी ले ली, प्रोडक्ट की एनर्जी ले ली और फिर खुद भागने लगा, नहीं, उसकी खुद की एनर्जी होती है, वो प्रोसेस में खुद की एनर्जी से ही जाता है और खुद की एनर्जी से ही बाहर निकल जाता है। हाँ, अपनी एनर्जी वेस्ट जरूर करता है देने के लिए, लेकिन वो आखिर में ऐसे का ऐसा हमें मिल जाता है, वो सामने से कभी एनर्जी किसी की गेन नहीं करता। मतलब कि catalyst cannot effect on the energy of reactant or product और
रिएक्टेंट की एनर्जी पे हमारा कैटालिस्ट कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी इफेक्ट नहीं बताता है। समझ में आई बात? क्लियर? चलिए आखिरी कैरेक्टरिस्टिक, कैटालिस्ट जो होता है वो कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। एक्चुअल में ये चीज आप इक्विलिब्रियम में पढ़ गए हो, जो बच्चे इक्विलिब्रियम पढ़े हैं उनको ये बात पता होगी। कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं करते हैं। कैटालिस्ट जो होते हैं ना वो तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए उसके बाद धीरे धीरे एंट्री लेते हैं प्रोसेस के अंदर। कभी भी वो डायरेक्ट, यानी कि कैटालिस्ट जो है वो कभी भी रिएक्शन जो होता है वो रिएक्शन को इनिशिएट कभी नहीं करते। याद रखना, क्या कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन को कभी भी इनिशिएट नहीं करते, कभी भी चालू नहीं करते। इनिशियली कभी भी अपना वर्क कैटालिस्ट नहीं दिखाएंगे। कैटालिस्ट जो है रिएक्शन के अंदर कभी भी अपना वर्क नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि कैटालिस्ट का काम क्या होता है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, माफ कीजिए, जब रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रहे हैं या डिकम्पोज हो रहे हैं या कंबाइन हो रहे हैं, तो उसके अंदर ये कैटालिस्ट जो है वो कब एंट्री लेते हैं, जब उसने प्रोसेस चालू की, कैटालिस्ट को पता चला कि उसको टूटना है या जुड़ना है, उसके बाद वो डायरेक्ट थोड़ी जाएगा। क्लियर? पर आप लोग को पता है, वैसे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री जो है वो बिना एग्जेप्शन के कभी भी नहीं हो सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है। केमिस्ट्री जो है एग्जेप्शन का दूसरा नाम है। तो यहाँ पे भी एक एग्जेप्शन है, वो एग्जेप्शन मैं आपको ब्लैक पेन से दिख रहा हूँ, खास इसको नोट डाउन कीजिएगा। ये जो है वो एग्जेप्शन केस है, उस एग्जेप्शन केस को खास नोट डाउन कीजिएगा कि जब H2 और O2, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है ना, H2O2 का हमने रिएक्शन करवाया था, वैसे H2 और O2 मिक्स होके जब वाटर बनता है, H2 और O2 मिक्स होके जब वाटर बनता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उनको बहुत टाइम लग जाता है और ना भी बने। ये जो है उनको बहुत टाइम लग जाता है और शायद ना भी बने। तो ये जो है वो बहुत स्लो रिएक्शन होता है। लेकिन इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए जैसे ही इसके अंदर हमने कोई कैटालिस्ट, जैसे कि मैंने डाल दिया प्लेटिनम, क्या डाल दिया? प्लेटिनम। समझना, अच्छी तरीके से समझना, क्या डाल दिया मैंने? प्लेटिनम डाल दिया। जैसे कि H2 और O2 मिक्स होके पानी बना, पहले नहीं बना रहा था, कैटालिस्ट के फॉर्म में मैंने जैसे ही प्लेटिनम डाल दिया, मतलब कि प्लेटिनम का वायर जैसे उसके अंदर डीप किया, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लास्ट, मतलब कि एक्सप्लोड हो जाएगा पूरा रिएक्शन। यहाँ पे पूरा जो है जो भी हमने किया वो सब कुछ फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्लोजन हो जाएगा। यानी कि इनिशिएट करने वाला भी प्लेटिनियम, प्रोडक्ट बनाने वाला भी प्लेटिनियम और सब कुछ तहस महस कर देने वाला भी प्लेटिनियम। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर जो प्लेटिनियम होता है वो रिएक्शन को इनिशिएट करता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को याद रखना। बाकी जनरली कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते हैं। रेडी? इस बात का खास ध्यान रखना, मिस्टेक ना हो। रेडी? फिर से एक बार देख लीजिए, पहला जो पढ़ा था हमने क्या था? रीजनरेट हो सकता है कैटालिस्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड के अंदर सेम रिएक्शन, सेम इफेक्ट दिखाता है, सुइटेबल पाथ प्रोवाइड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कोई चेंज नहीं करता, इक्विलिब्रियम जल्द से आ जाता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं करता, और रिएक्शन जो है उसको इनिशिएट कभी भी कैटालिस्ट नहीं करता है। लेकिन उसका एक एक्सेप्शनल केस जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है? तो ये थी कैटालिस्ट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक। कैटालिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक ये है। ये 6 की 6 कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट में कैसे याद रखनी है वो मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा, क्योंकि एंजाइम की जो प्रॉपर्टी है ना वो भी ऐसी 4 प्रॉपर्टी है, उसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है और उसको भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद रखवा दूंगा। जैसे ये 6 है वो 6 के 6 आपको 1 मिनट में याद हो जाएंगे। हाँ, आपने ये प्रॉपरली विद एग्जांपल पढ़े हैं तो, और एक बार प्रॉपरली लिखा है तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा नया टॉपिक कैटालिस्ट के साथ ही पढ़ना जो है हमें, वो दोनों साथ ही चलते हैं एक साथ, वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में हमें आज इंफॉर्मेशन लेनी है। हमारा जो एंजाइम्स है, समझिए एंजाइम जो होते हैं उसके बारे में बायो के स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, और बायोमोलिक्यूल चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब उसके अंदर भी ये चीज आप डिटेल में पढ़ ही चुके होंगे। ये जो एंजाइम्स है वो आपको आ ही जाएगा। रेडी? बायो वालों को सबसे ज्यादा पता होगा इसके बारे में। एंजाइम्स जो है
उसके बारे में पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एंजाइम्स है क्या, उसके बाद हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। पूरा टॉपिक कुछ ऐसा है, उसके बारे में हमें इनिशिएटिव वो बनता कैसे है, होता क्या है वो पता होना चाहिए। देन आफ्टर उसकी प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज उसके बारे में पता होना चाहिए। देन आफ्टर उसका मैकेनिज्म क्या है वो पता होना चाहिए। क्लियर, ये उसका डिटेल क्वेश्चन है। तो समझिए जो एंजाइम्स है वो एंजाइम्स एक्चुअल में एक प्रकार के, यहां पे मैं लिख देता हूं, एक प्रकार के वो कॉम्प्लेक्स, एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस, समझना, एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। रेडी, समझना इस बात को। एक्चुअल में एंजाइम्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं वो कहां जनरेट होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। क्लियर, और हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बहुत ही मात्रा में मिले जाते हैं। बायो को पता होगा ये चीजें। रेडी की जैसे कि 10th के अंदर भी हम एक नॉर्मल, जैसे मैं लास्ट लेक्चर में शायद मैंने बात भी की थी स्टमक के बारे में, जहां पे पेप्सिनोजन जनरेट होता है। क्लियर, वो अगर ना होता तो 50 साल जितना टाइम लग जाता हमारे एक मील को, एक टाइम के मील को, एक टाइम के लंच या डिनर को क्या डाइजेस्ट होने में। तो वो सबसे बेस्ट बायोलॉजिकल कैटालिस्ट माने जाते हैं। क्लियर, तो वो लिखना है खास। सबसे पहले तो एंजाइम्स जो है वो क्या होते हैं? एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड और सबसे बेस्ट बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, सबसे बेस्ट बायोलॉजिकल कैटालिस्ट माने जाते हैं। जितने भी कैटालिस्ट पूरे अर्थ पे है वो सारे कैटालिस्ट की कंपैरिजन में सबसे बेहतरीन कैटालिस्ट अगर कोई माने जाते हैं तो वो होते हैं एंजाइम्स, जिसको प्रॉपर नाम दिया गया है बायोकैटालिस्ट। क्लियर, ध्यान रखना था, सबसे बेस्ट बायोकैटालिस्ट होते हैं। दूसरा बात, ये जो है वो प्रोटीन कंटेन करते हैं। एक्चुअल में ये जो है ना वो बनते प्रोटीन से ही है। ये जो एंजाइम्स है वो एंजाइम्स किससे बने होते हैं? उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है मेन, वो कौन होता है? प्रोटीन, जिसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो बहुत ही ज्यादा रहता है, बहुत ही हायर रहता है। वो हाईली मॉलिक्यूलर मास वाले प्रोटीन कंटेन करते हैं, हाईली मॉलिक्यूलर मास वाले प्रोटीन कंटेन करते हैं। उसके अंदर से हमारा जो एंजाइम होता है वो बनता है। क्लियर, तो ये उसके बारे में बेसिक जानकारी है। ये सब जानकारी आप लोग दिमाग में रखिएगा कि एंजाइम होता क्या है एक्चुअल के अंदर। क्लियर, दूसरी एक बात आपको अगर पूछ ले कि बनता कहां से है, तो वो बनता है लिविंग प्लांट में से, लिविंग प्लांट एंड एनिमल। क्लियर, लिविंग प्लांट और एनिमल के अंदर से हमें मिल जाता है। समझ में आई बात? लिविंग प्लांट एंड एनिमल दोनों के अंदर से हमें वो अवेलेबल होता है। रेडी, और जब इसके बाद का जब हम टॉपिक पढ़ने वाले, इसके बाद का जो टॉपिक हमारा कॉलॉइडल है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन, कॉलॉइड्स जब हम पढ़नेंगे तब भी यहाँ पे एक बात आएगी, वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हो कि भाई ये जो है हमारे एंजाइम जो है वो एंजाइम पानी के साथ जब मिक्स होते हैं तो एक प्रकार का कॉलॉइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। क्या बना देता है? एक प्रकार का कॉलॉइडल सॉल्यूशन। पढ़ के आए आप कॉलॉइड्स के बारे में? डिटेल में तो नहीं पढ़ा है लेकिन डिटेल में भी पढ़ना है, लेकिन नाम सुना होगा और थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। बेस्ट एग्जांपल कॉलॉइडल सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल मिल्क। हमारे घर पे जो मिल्क होता है वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है। रेडी, यानी एंजाइम जो होते हैं वो पानी के साथ मिक्स होकर एक प्रकार का कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये उसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप एंजाइम्स का क्वेश्चन पूछा जाए तब लिख सकते हो। क्या? एक प्रकार के सबसे पहले तो बेस्ट बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, देन कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देन प्रोटीन कंटेन करते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है। मिलता कहां से? देन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल में से मिलता है, और पानी के साथ घुल के वो क्या बनाता है? पानी के साथ घुल के एक प्रकार के कॉलॉइड्स जनरेट करते हैं, एक प्रकार के कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। बराबर, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 4 प्रॉपर्टीज इसकी हमें पढ़नी है। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की जो प्रॉपर्टी उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? 4 प्रॉपर्टी है इसकी, और कैटालिस्ट से मिलती जुलती ही है, तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा समझ में भी आएगा। देखना, सबसे पहली तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक, माफ कीजिए, प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि भाई एंजाइम जो होते हैं ना बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हो, तो भी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हो अगर,
तो भी बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट देते हैं, भयंकर इफेक्ट देते हैं अगर स्मॉल क्वांटिटी में हो तो भी। उसका एक एग्जांपल है कि अगर ये भाई स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं तो 10⁻12 टू 10⁻20 10⁻12 टू 10⁻20 टाइम इतना गुना ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में लेना तो भी। रेडी? तो ये जो है एक बात समझिए कि कैटालिस्ट ये है तो कैटालिस्ट ही, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक भी आप कैटालिस्ट में लिख सकते हो। देखिए 7वीं कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर आ गई, इसके आगे के जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें 6 थी, उसमें एक और ऐड कर दो। क्या कि भाई स्मॉल अमाउंट स्मॉल क्वांटिटी में कैटालिस्ट का यूज किया जाए तो भी वो बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किए जाते हैं। रेडी? उसका एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि भाई वाटर का डिकम्पोजिशन होता है, उसका एग्जांपल नोट डाउन कीजिएगा इस बात को, मैं आगे का टॉपिक बोल रहा हूं। कैटालिस्ट जो है ये लिख सकते हो आप उसके अंदर, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में अगर एंजाइम यूज करते हैं तो अगर इतना ज्यादा एफिशिएंट होता है, ये तो हालांकि बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, लेकिन कैटालिस्ट है ना, ये भी एक प्रकार की कैटालिस्ट ही है। तो कैटालिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर भी हम ये लिख सकते हैं क्या कि स्मॉल क्वांटिटी में अगर आप लेते हो तो भी आप क्या कैटालिस्ट जो है वो अपनी एफिशिएंसी बहुत अच्छी तरीके से दिखाता है, बहुत ही अच्छी तरीके से वो काम करता है। उसका एग्जांपल आप लिखना चाहो तो लिख देना कि H2O2 जब डिकम्पोज होता है, H2O2 जब डिकम्पोज होता है तब हम I- जो यूज करते हैं ना, हमने यूज किया था अभी, I- जो यूज करते हैं वो 10⁻⁻8 10⁻⁻8 मोल पर लीटर इतना ही लिया जाता है। देखिए कितनी कम अमाउंट है। सोचिए 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर इतने मोल, 1 मोल नहीं है, 10⁻⁻8, 1 के पीछे 10 जीरो लगा दो और 1 डिवाइड बाय उतना बड़ा नंबर, उतना छोटा सा टुकड़ा आप लेते हो 1 लीटर में तो भी वो रिएक्शन को खत्म कर देता है। सोचिए कितनी एफिशिएंसी होगी। तो आप ये भी उसके अंदर एग्जांपल के साथ लिख सकते हो, बराबर। ये कैरेक्टरिस्टिक भी ऐड कर देना उसके अंदर, ठीक है, याद रखना खास उस बात को। तो यहाँ पे भी आप देख सकते, यहाँ पे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक मेन है कि भाई ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में अगर लिया जाए तो भी वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट रहता है, 10⁻12 टू 10⁻20 टाइम जितना वो क्या रहता है, एफिशिएंट रहता है। रेडी? चलिए उसके बाद ये जो है वो बहुत ही ज्यादा हाईली एफिशिएंट होता है, हाईली एफिशिएंट होता है। वो तो हमने बात कर ली थी कि इसकी एफिशिएंसी देखिए, यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी लोगे तो भी एफिशिएंसी दिखाता है, लेकिन एक और कैरेक्टरिस्टिक एफिशिएंसी उसकी लिख सकते हो एज एफिशिएंट। तो उसकी एफिशिएंसी होती है वो बहुत जबरदस्त होती है। हमने बात की थी ना पेप्सिनोजन की, स्टमक के अंदर होता है, कितनी जबरदस्त एफिशिएंसी होगी। सोचो 30 साल में जो काम होने वाला है उसको वो 3 घंटे में कर देता है। डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस है वो 3 घंटे में खत्म कर देता है। इसलिए उसकी जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी क्या रहती है, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी रहती है। इस बात का खास ध्यान रखना। रेडी? तो सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट स्पेसिफिक होते हैं, ये है वो हमारे लिए थोड़ा नया है, उसके बारे में आपको बात कर दूं। एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है कि ये स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि पेप्सिनोजन स्टमक में ही काम करेगा, वो दिमाग में काम नहीं करेगा, यानी कि स्पेसिफिक एक फिक्स जगह पे ही वो काम कर सकते हैं। नॉर्मल कैटालिस्ट में ऐसा नहीं होता। एक कैटालिस्ट को हम बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मींस लाइक जैसे कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क जो है वो हमें कर्ड से मिलता है, तो वहां पे अब तक आपने पढ़ा होगा, बायो वालों को नाम पता होगा, लैक्टोज एंजाइम यूज होता है, क्लियर ना। लेकिन प्रॉपर नेम उसका कुछ लैक्टिक बैकिली है, क्लियर ना, लैक्टिक बैकिली प्रॉपर नेम है वो एंजाइम का। तो वहां पे वो एंजाइम ही यूज हो सकता है, वहां पे दूसरा कोई एंजाइम यूज नहीं होगा। इस बात को नोट डाउन कीजिएगा और खास ध्यान भी रखिएगा। ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि जहां पे उसका यूज होना चाहिए वहां पे एक ही जगह पे इसका यूज होगा, दूसरी जगह पे उसका यूज नहीं हो सकता है। यानी तीसरी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि भाई ये जो है एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। आखिरी जो है वो बहुत ज्यादा याद रखना, उसको मैं यहाँ पे आईएमपी लिख रहा हूं, बहुत ही काम का है। कैटालिस्ट जो है उसके पास ऑप्टिमम प्रेशर, माफ कीजिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच होती है। यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर और प्रेशर का पीएच का मतलब क्या, हर एक एंजाइम्स अपनी कुछ प्रॉपर कंडीशन के अंदर बहुत ही बेहतरीन एफिशिएंसी दिखाते हैं। देखिए नॉर्मल एंजाइम्स होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में भी अपने एफिशिएंसी को दिखाएंगे, लेकिन
उसको अगर एक सुटेबल कंडीशन मिल जाए, एक ऑप्टिमम कंडीशन मिल जाए, तो वो जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो उस एंजाइम के लिए ऑप्टिमम कंडीशन क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखना एमसीयू के लिए खास बुस्केट में आ सकता है। और पीएच की वैल्यू 7.4 पीएच पे और 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि इतने टेम्परेचर पे और 7.4 पीएच पे अगर कोई भी एंजाइम को ये कंडीशन मिलती है तो वो सबसे बेहतरीन, सबसे भयंकर एफिशिएंसी दिखाता है। कब? जब उनको इस प्रकार के क्या मिलते हैं, प्रॉपर कंडीशन मिलती है तब। रेडी? तो ये चार जो है उसकी क्या है, प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक याद रखना। ये चारों चार उसकी प्रॉपर्टी है, चारों चार प्रॉपर्टी याद रखना। क्या? फिर से एक बार, स्मॉल क्वांटिटी में बहुत अच्छा काम करता है, एफिशिएंसी बहुत बेहतरीन होती है, स्पेसिफिक होते हैं, एक ही जगह पे यूज किया जा सकता है, और उसकी कुछ ऑप्टिमम कंडीशन उसको मिल जाए तो सबसे बेहतरीन एफिशिएंसी दिखाते हैं। क्लियर? तो ये चार उसकी प्रॉपर्टी है। उसको कुछ एग्जांपल लिखते हैं हम, जो आप पढ़ के आए हो उसी के एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कि एक मैंने अभी जैसे बात की थी मिल्क में से मुझे कर्ड चाहिए। क्लियर ना? दूध में से जब दही बनता है तब उसके अंदर जो एंजाइम यूज किया जाता है, क्लियर ना, लैक्टोज लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता है लैक्टिक बैकिली नाम का एंजाइम होता है जो मिल्क में से क्या बनाता है, कर्ड बनाता है। एक एग्जांपल आप 10th में पढ़ के आए थे, इथेनॉल बनाने की फर्मेंटेशन प्रोसेस याद करो। शुगर केन में से बनता था ग्लूकोज फ्रुक्टोज इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। ग्लूकोज फ्रुक्टोज में से बनता था इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम्स। तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, C12H22O11 शुगर। यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई इन्वर्टेज नाम का जो एंजाइम होता है वो इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, C6H12O6। और ये जो प्लस C6H12O6 यानी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है उसमें से मैं कोई एक ले लेता हूं। जैसे मैंने ग्लूकोज ले लिया, वो जो है वो जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंटेशन में क्या दे देता है, मुझे इथेनॉल दे देता है, CH3CH2OH प्लस CO2। रेडी? तो यहां पे भी आप देखिए एंजाइम का यूज होता है, इन्वर्टेज, जाइमेज, लैक्टिक बैकिली। एक और एग्जांपल देते हैं जो आईएमपी है और आ गया इसलिए मुझे अचानक याद आ गया, ये भी कुछ सेट के अंदर आ चुका है। माफ कीजिए, यूरिया जो होता है NH2CONH2 यूरिया, ये यूरिया में से जब अमोनिया बनाया जाता है, बैलेंस आप लोग कर दीजिएगा, यूरिया में से जब अमोनिया बनाया जाता है उस वक्त यूरिएज नाम का एंजाइम यूज किया जाता है। ये आईएमपी है, इस बात को नोट डाउन करना और याद भी रखना। क्या? यूरिएज जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो बायोमोलिक्यूल में तो आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बायोमोलिक्यूल के अंदर इसके बहुत सारे एग्जांपल है, लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, बहुत सारे एग्जांपल। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिए, लैक्टिक बैकिली है, इन्वर्टेज जाइमेज है, यूरिएज इसको खास याद रखिएगा, नोट डाउन के ऊपर इसको स्टार कीजिएगा कि ये जो है आ गया है। यूरिया में से जब अमोनिया जब गेन किया जाता है उस वक्त जो एंजाइम यूज किया जाता है वो क्या होता है, यूरिएज। क्या होता है? यूरिएज। अब इसका जो आखिरी पोर्शन है वो खत्म करते हैं, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आखिरी पोर्शन खत्म करेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, आखिरी टॉपिक इस लेक्चर का खत्म करते हैं। हमें एंजाइम का जो है मैकेनिज्म पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। टाइटल लगाइए, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। बहुत इजी है, छोटा सा टॉपिक है। स्कूल में यहाँ पे हमने ऐसा कहा कि एंजाइम होते हैं सबसे बेहतरीन कैटालिस्ट क्यों माने जाते हैं, उसके अंदर ऐसा तो कौन सी प्रोसेस होती है, ऐसा तो क्या होता है कि वो हमें इस प्रकार से और इतनी जल्दी प्रोडक्ट बना के दे देते हैं। तो उसका एक नॉर्मल सा मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म समझिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। रेडी? और आपको ड्रॉ भी वैसे ही करना है। जैसे कि देखिए मेरे पास एक कैटालिस्ट है, वो कैटालिस्ट के साथ जब कोई सबट्रैक्ट यानी कि जब हमारा रिएक्टेंट लिख सकते हो, वो रिएक्टेंट जब जुड़ता है तब हमें उस कैटालिस्ट का और सबट्रैक्ट का एक कॉम्प्लेक्स मिलता है, और कॉम्प्लेक्स मिलने के बाद हमें कैटालिस्ट और हमारा सबट्रैक्ट वो दोनों अलग अलग फॉर्म में अलग अलग मिल जाते हैं। बराबर? नॉर्मल जो कैटालिसिस प्रोसेस होती है वही,
एंजाइम कैटालिसिस भी कहा जाता है इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को। सॉरी, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम और एक्सप्लेन द एंजाइम कैटालिसिस, तो आप उसके अंदर भी यही लिखोगे। क्लियर? देखिए एक्चुअल में होता क्या है, ये जो होता है ना उसके अंदर एक स्पेसिफिक चीजें होती है। स्पेसिफिक चीजें मींस व्हाट? लिंक लॉक लाइक, आपने सुना होगा ना लिंक लॉक मतलब क्या? ऐसे प्रकार के लॉक जिसके अंदर उसकी खुद की ही चाबी चलती है, दूसरी कोई चाबी नहीं चलती है। मतलब कि जैसे कि हमारा जो कैटालिस्ट है, वो कैटालिस्ट होता है ना, जैसे कि ये हमारा एक कैटालिस्ट है, बराबर, उस कैटालिस्ट के अंदर इस प्रकार का एक प्रॉपर हुक है। चलो उसको थोड़ा और बना देते हैं। अच्छा, एक प्रकार का ऐसा हुक होता है, जैसे ये जो है वो हमारा क्या है, हमारा कैटालिस्ट, यानी कि उनके अंदर ये जो है ना ऐसे प्रॉपर ऐसे जगह रहती है। जब उसके साथ जब कोई सब्ट्रैक्ट जुड़ता है, वो सब्ट्रैक्ट भी क्या होता है, सूटेबल होता है, रिएक्टेंट भी क्या होता है, सूटेबल होता है। मैंने कहा कि वो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब कि जहां पे वो होने चाहिए वहां पे वो ही होने चाहिए, दूसरे कोई नहीं होने चाहिए। मतलब कि इसके साथ जुड़ने वाला सब्ट्रैक्ट, यानी कि सब्ट्रैक्ट के साथ जुड़ने वाला कैटालिस्ट जो होता है, जो एंजाइम होता है, वो क्या होता है, प्रॉपर उसी के साथ मैचअप करता है। यानी कि यहाँ पे जो आपका कैटालिस्ट होगा, जो आपका एंजाइम होगा, वो कुछ ऐसा होगा। रेडी? ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि रिएक्टेंट, आप उसको सब्ट्रैक्ट भी लिख सकते हो। क्लियर ना? जैसे कि ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया। तो हर एक कैटालिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। हर एक कैटालिस्ट, क्योंकि कैटालिस्ट जो होते हैं ना वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी काम करते हैं, कोई एक रिएक्शन में भी काम करते हैं, कोई दूसरे रिएक्शन में भी काम करते हैं, मतलब वो स्पेसिफिक नहीं होते। एंजाइम होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं, उनके लिए प्रॉपर रिएक्टेंट, प्रॉपर कैटालिस्ट प्रॉपर रिएक्टेंट के लिए ही काम करते हैं। जैसे कि पेप्सिनोजन जो है उसको डाइजेशन करने का काम है, तो वो यही काम करेगा, दूसरा कोई काम करेगा नहीं। यानी इसमें होता क्या है, लाइक की लॉक, जैसे कि ये लॉक है, ये की है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, फिट। देखिए ये जो है वो उसके अंदर फिट हो जाएगा, ये जो है वो उसके अंदर फिट हो जाएगा, ये जो है वो उसके अंदर फिट हो जाएगा। रेडी? अंदर तीन अलग अलग टुकड़ों में फिट हो गए। उसके बाद ये जो है एक प्रकार के क्या बना देगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा। क्या बना देगा? एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, वैसे ये जो है वो एक प्रकार का ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देगा। रेडी? इसके साथ ये जो हमारा पार्ट है वो पार्ट क्या हो जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा। देखो जुड़ गया। क्लियर? देखिए ये था, उसके साथ ये चीज यहाँ पे जुड़ गई, और ये रिएक्टेंट क्या करेगा, इसके साथ जुड़ने के बाद ये कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हमारा जो रिएक्टेंट, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, वो ब्लू वाला पार्ट तो एज इट इज ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। पर हमें प्रोडक्ट जो डिकम्पोजिशन चाहिए था इसका, जैसे कि मुझे प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर एग्जांपल इसका ये जो डिकम्पोजिशन चाहिए था, तो मुझे वो डिकम्पोजिशन मिल जाएगा। एक टुकड़ा मिल जाएगा, ये टुकड़ा ये मिल जाएगा, और एक बड़ा टुकड़ा जो है वो भी मिल जाएगा। मतलब कि मुझे 3 टुकड़े करने थे, वो 3 टुकड़े मुझे मिल जाएंगे। किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। डिकम्पोजिशन सपोज हो रहा था, ऐसा आप एज्यूम कीजिए। तो होता कुछ नहीं, हुआ क्या कि भाई कैटालिस्ट यानी कि एंजाइम ने प्रॉपर सब्ट्रैक्ट के साथ एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनाया और उसको तोड़ दिया, और आखिर में हमें कैटालिस्ट अलग मिल गया और प्रोडक्ट अलग मिल गई। देखिए यहाँ पे हमारा एंजाइम जो है वो एंजाइम हमें एज इट इज मिल गया, और हमारी जो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट भी हमें एज इट इज अलग मिल गई। बराबर? तो ये उसका मैकेनिज्म है। इसके मैकेनिज्म के अंदर और कुछ हमें कोई तीर नहीं मारना, इतना ही है इजी। देखिए कैटालिस्ट रिएक्टेंट को जोड़ दिया, मिक्सअप हो गया, तोड़ दिया। अब एंजाइम के अंदर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंजाइम के ये जो ये अंदर की सरफेस होती है, ये चीज भी बहुत बार एग्जाम में आई है। ये जो सरफेस होती है अंदर की सरफेस, वो सरफेस के पास ऐसी ताकत होती है जिससे ये आसानी से इसको क्या कर सके, प्रोसेस हमें जो भी चाहिए वो देता है आसानी से। क्लियर? और उसके अंदर ये नोट डाउन कीजिएगा, उसके अंदर NH2, COOH, OH, SH ऐसे प्रकार के फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। ये जो जगह है, ये जो इनर लेयर आपको दिख रहा है, वो इनर लेयर के अंदर इतने प्रकार के क्या हो सकते हैं, अलग अलग इतने प्रकार के फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं, क्योंकि ये बनता प्रोटीन से, ये सारी प्रोटीन कंटेंट करने वाली चीजें है। तो ये जो है वो इस
प्रॉपर सब्सट्रेट को डिकम्पोज या कंबाइन या जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए वो फॉर्मेशन करने के लिए ये 4 में से या बहुत सारे से बहुत है, आप ये 4 याद रखो तो भी बहुत हो जाएगा, ये जो है वो बहुत काम में आते हैं। इन शॉर्ट बायोलॉजिकल जो प्रोटीन वाली चीजें होती है बायोलॉजिकली आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। ये जो है वो ये 4 ऐसे होते हैं जो हमें प्रोडक्ट फटाफट से दे देते हैं। रेडी, ये हमारा मैकेनिज्म है। अब देखिए हमने आज के लेक्चर में 4 चीजें पढ़ी, कौन कौन सी, ये खत्म हो गया यहाँ पे। एक हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिस्ट, एक हमने पढ़ा एंजाइम, एक एंजाइम की प्रॉपर्टी और एक उसका मैकेनिज्म। मैंने कहा था आखिर में आपको मैं याद रखवा दूंगा वो जो 2 बड़े बड़े टॉपिक है वो। देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या थी एक बार याद कीजिए, बहुत इजी है, छोटा सा वर्ड याद रखिए। एक है, देखिए ये याद रखिए आप, रेसिपी। रेसिपी तो याद रख सकते हो ना, रेसिपी सिंपल, ये याद रख लीजिए, हो गया काम अपना। देखिए आर फॉर रीजनरेटेड, नोट डाउन करते जाइएगा साथ में। ये रेसिपी याद रख लीजिए, 6 के 6 याद हो गए। आर फॉर रीजनरेटेड, आर फॉर रीजनरेटेड, ई फॉर इफेक्ट ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन, इफेक्ट ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन, दोनों के अंदर सेम इफेक्ट होती है। एस फॉर स्मॉल क्वांटिटी, अभी मैंने आपको ऐड कर दिया, देखो बीच में ऐड आ गया, अभी ऐड हो गया क्या, स्मॉल क्वांटिटी भी बहुत उसकी हो जाती है, स्मॉल क्वांटिटी एग्जांपल भी मैंने आपको अभी आगे लिखवा दिया। रेडी, ई फॉर इक्विलिब्रियम, पे कोई इफेक्ट नहीं होती, इक्विलिब्रियम पॉइंट ना खिसकता है ना कहीं पे जाता है, इक्विलिब्रियम क्विकली हमें मिल जाता है। रेडी, ई फॉर एनर्जी, पे कोई इफेक्ट नहीं होती, किसकी एनर्जी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी पे ये कोई इफेक्ट नहीं करता, खुद यूज कर लेता है। पी फॉर सुइटेबल पाथ प्रोवाइड करता है, एंड आई फॉर वो इनिशिएट नहीं होते, वो इनिशिएट नहीं होते, क्या वो इनिशिएट नहीं होते। हो गया, देखिए इतना सिंपल है, जितना याद करोगे खुद से बनाने की ट्राई करोगे तो आपको आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए कितना छोटा सा है, रेसिपी याद रख लीजिए भाई, रेसिपी, रेसिपी, खाना किसको पता अच्छा नहीं लगता, रेसिपी याद रख लीजिए खाना बनाने की, हमें ये खाना बनाना है, समझिए क्या बनाना है, रीजनरेट करना है, हमें जो इफेक्ट लानी है रिवर्सिबलेशन पे वो सेम लानी है, क्वांटिटी बहुत कम लेनी है, इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं करनी है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं करनी है, सुइटेबल पाथ प्रोवाइड करना है, इनिशिएटिव नहीं होने देना है। ये हो गई कैटालिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक, कितना सिंपल है। पर कब सिंपल लगेगा, जब ये 6 या 7 टॉपिक डिटेल में पढ़े हो तब, फिर तो यही याद रख लो, 6 के 7 तो 7 दिमाग में बैठ जाएंगे, पूरा पेज भर के लिख पाओगे, 2 पेज भी भर सकते हो, एग्जाम्पल याद वगैरह है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी थी ये जो एंजाइम की प्रॉपर्टी, उसमें भी छोटा सा वर्ड याद रख लो, सीसो, सीसो, सीसो याद रख लो, सीसो देखा होगा ना, एक्चुअल में सीसो का स्पेलिंग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा ये सीसो है, क्लियर, सीसो याद रख लो। सी में एस मींस क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी, एस मींस स्मॉल क्वांटिटी, बहुत भयंकर इफेक्ट देती है। ई फॉर एफिशिएंसी, बहुत अच्छी होती है। एस फॉर स्पेसिफिक होता है। ओ फॉर ऑप्टिमम टेम्परेचर और प्रेशर मिल जाए तो बात ही कुछ अलग होती है हम लोगों की, क्लियर। तो ये दोनों छोटी सी ट्रिक है, याद कर लो, एक है क्या, रेसिपी, एक है सीसो। रेसिपी याद कर लो, 6 के 6 कैरेक्टरिस्टिक याद हो जाएगी, साथ के साथ 4 प्रॉपर्टी याद हो जाएगी, बचा क्या, कुछ नहीं। थियोरेटिकल पोर्शन को ऐसे ही लर्न करो, समझो, लिखो, 2 बार देखो, वीडियो को प्रॉपरली देख लो, लिखने के बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक बनाओ, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछो, सर इसकी बना दीजिए, मैं ट्राई करूंगा मेरे हिसाब से, देखिए मैंने ये 2 बना दी है, क्लियर। ऐसी बहुत सारी दूसरी होगी, ऑर्गेनिक में तो ऐसी बहुत है, ऑर्गेनिक जो हम पढ़ेंगे उसमें तो ऐसी बहुत शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप डायरेक्ट याद कर पाओगे सारे के सारे रिएक्शन, बराबर। फिलहाल आप ये याद रख लीजिए, ठीक है। और सबसे इंपोर्टेंट बात जो मैं आपको हर वक्त कहता हूं, ये सारी बातें जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं वो दूसरे जो रिक्वायर्ड स्टूडेंट हैं उनको प्रोवाइड कीजिए, लिंक उन तक प्रोवाइड शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है। और आप में से भी किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द बहुत ही अच्छे टॉपिक लेके आने वाला हूं मैं, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक्स अ लॉट।